जय हिंद एवं नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इमेजिन करिए 60,000 माइग्रेंट्स अगर किसी एक शहर में अचानक से पहुंच जाए एक ही दिन के अंतराल में, तो उस शहर का क्या अंजाम हो सकता है, कितना बड़ा ये माइग्रेंट क्राइसिस हो सकता है। अगर आप इसे सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं है, बल्कि एक बड़ा माइग्रेशन चैलेंज है। और ये हुआ भी कहां पर है? यूरोपियन यूनियन के एक बहुत बड़े देश, इसका नाम है स्पेन में। अब अपन बात कर रहे हैं स्पेन और मोरक्को की। यहां पर कुछ टेक्निकल चीजें हैं। जब आपको ये न्यूज सुनने मिली होगी तो आपको लगा होगा कि स्पेन के मेनलैंड में 60,000 माइग्रेंट्स पहुंचे, वो भी समुद्र पार करके। बल्कि वास्तविकता ऐसी नहीं है। देखिए, सियोटा वो शहर है जो अफ्रीका के नॉर्दर्न अफ्रीका में लोकेटेड है, और कोई आज से नहीं है। कई दशकों से, कई शताब्दियों से ये स्पेन के कब्जे में रहा है। मतलब हम उस शहर की बात कर रहे हैं जो मौजूद ही अफ्रीका में है, जो मौजूद ही मोरक्को में है। लेकिन अपने आप में ये एक ऑटोनॉमस एरिया है अगर अफ्रीका के हिसाब से देखा जाए, लेकिन स्पेन का इसके ऊपर पूरा कंट्रोल है। ये स्पेन की इंटीग्रल टेरिटरी ही है जो नदर्न अफ्रीका में लोकेटेड है। और मात्र सियोटा शहर नहीं है, मेलेला शहर भी है जो स्पेन के इंटीग्रल टेरिटरी में आता है। और सियोटा, मेलेला, ये दो वो शहर है जो नदर्न अफ्रीका में लोकेटेड है। मतलब ये क्राइसिस में आपको एक नया एंगल देखने को मिलेगा कि जो माइग्रेंट्स गए हैं वो यूरोप के मेनलैंड में नहीं गए हैं, बल्कि अफ्रीका के मोरक्को शहर में ही, जो स्पेन की टेरिटरीज है जिसका नाम है सियोटा, वहां पर पहुंचे हैं। वो बात अलग है कि 2-3 दिन के अंतराल में ये जो 60,000 माइग्रेंट्स थे, ये धीरे धीरे करके कम होते चले गए। और एक दिन में ही 45,000 माइग्रेंट्स को वापस सिर्फ इसलिए आना पड़ा क्योंकि उस शहर में खाने पीने की कमी हो गई थी। लेकिन इसने एक यूरोपियन यूनियन के सामने एक बड़ा चैलेंज तो यहां पर खड़ा जरूर किया है। अब जो न्यूज है, क्योंकि जो विजुअल्स सरफेस हो रहे थे उसमें तो हमें यही देख के लग रहा था कि मेडिटेरेनियन सी पार करके स्पेन पहुंचे होंगे, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। यह बात जरूर है कि वो जा ही सी से रहे थे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा डिसीजन उनको सुनने मिला जिसमें उनको यह लगा कि अगर हम समुद्र के रास्ते से जाते हैं तो हो सकता है कि स्पेन के दरवाजे हमारे लिए खुल जाए और फिर फर्दर यूरोपियन यूनियन के दरवाजे हमारे लिए खुल जाए। मतलब यहां पर सियोटा आपको गेटवे के साथ साथ बॉटल नेक भी दिखेगा। अब अपन पूरा इसका एक जो ग्लिम्स है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, लेकिन यहां आपको समझना होगा थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स सर्ज फ्रॉम मोरक्को इनटू द स्पेनिश एनक्लेव सियोटा। मतलब मोरक्कन ये माइग्रेंट्स थे जो कि संख्या में 60,000 थे, और ये स्पेनिश एक टेरिटरी में पहुंचते जिसका नाम है सियोटा। ये एक एनक्लेव है। अब यहां पर कुछ स्थिति ऐसी बनी है कि जितने भी माइग्रेंट्स पहुंचे थे वो लगभग लगभग वापस आने लगे थे विद इन आवर्स में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर आपको वही सुनने को मिलेगा कि व्हाई डज स्पेन कंट्रोल ऑन द African continent? Why has Ceuta has become one of the Europe's most sensitive migration gateways? क्यों आखिरकार अफ्रीकन यूनियन में और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्पेन की टेरिटरी मौजूद है? तो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरीके से है कि ऑलरेडी अफ्रीका, कई शहर अफ्रीका में ऐसे हैं जो यूरोप की टेरिटरीज रही है, यूरोप की कॉलोनीज रही है। अब वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो काफी सारे देश तो खुद में आजाद हो चुके हैं, काफी सारे क्षेत्र भी खुद में आजाद हो चुके हैं, लेकिन सियोटा और मेलेला ये दो ही ऐसे शहर हैं जो अभी भी यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत आते हैं। सियोटा की बात की जाए तो हमेशा से यहां पर यूरोपियन पावर का कंट्रोल रहा है। पूर्व में यहां पर पुर्तगालियों का कब्जा था, बाद में यह स्पेनिश टेरिटरी बनती है। और ठीक वैसे ही मोरक्कन में ही, मोरक्कन के पास ही मेलेला नाम का एक शहर है, वहां पर भी स्पेनिश का कब्जा हो जाता है। अगर सियूटा की बात की जाए दोस्तों तो 17th सेंचुरी में यहां पर स्पेनिश सोवेरेनिटी बनती है, स्थापित होती है, और 17th सेंचुरी से लेकर आज तक वहां पर स्पेनिश सोवेरेनिटी ही है। और स्पेन तो यह कहता है कि सियूटा हमारा इंटीग्रल पार्ट है, सियोटा हमारी कॉलोनी नहीं है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है। ठीक वैसे ही मेलेला भी हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हमारी कॉलोनी नहीं है। तो डिस्प्यूट यहां से अराइज होता है। मोरक्को यह बोलता है कि सियोटा मेलेला एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन स्पेन यह बोलता है यह हमारे इंटीग्रल पार्ट है। अब इसमें एक एंगल आपको यह देखने को मिलेगा कि अगर यूरोपियन यूनियन की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, तो संपूर्ण यूरोप जो है उसका मेनलैंड कुछ इस तरफ है। लेकिन संपूर्ण यूरोप का मेनलैंड के अलावा दो ऐसे क्षेत्र भी है जहां पर यूरोपियन यूनियन मौजूद है। वो है सियोटा और मेलेला में, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ अफ्रीका में। अब आप समझ गए होंगे कि अफ्रीका में भी यूरोपियन यूनियन आपको देखने को मिल जाएगा। और यहीं से पूरा ट्विस्ट चालू होता है, यहीं से पूरी ज्योग्राफिकल चैलेंज चालू होता है खुद यूरोपियन यूनियन के लिए। क्यों कोई तैरकर पूरा मेडिटेरेनियन सी पार करके
यूरोप जाएगा। उसके लिए तो सबसे अच्छा यही है कि वो जो मौजूदा शहर है वहीं पर घुसने का प्रयास करे, जो कि सियोटा और मेलेला है, ताकि उन्हें यूरोपियन यूनियन में घुसने से मौका मिल जाए या यूरोपियन यूनियन में घुसने का मौका मिल जाए। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों यहां पर इतना बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि माइग्रेंट्स ने यह सोचा कि 1000 किलोमीटर तैर कर जाने से अच्छा है सियूटा और मेलेला में ही घुसा जाए, और यहीं से चालू होता है पूरा यूरोप के लिए माइग्रेंट क्राइसिस। अब आप समझ गए होंगे कि ये सियूटा और मेलेला क्यों सबसे कंसर्निंग टेरिटरी है, क्योंकि ये मौजूद ही अफ्रीका में है, वो भी नदर्न अफ्रीकन कोस्ट पर मौजूद है। वैसे तो देखा जाए तो मोरक्को के साथ इसकी लैंड बॉर्डर भी है, और पूरी लैंड जो बॉर्डर है वो पूरी की पूरी फेंसिंग भी हुई है। लेकिन यहां पर आपको एक विवाद भी समझ में आ गया होगा कि ये जो विवाद है ये पूरा मोरक्को और स्पेन के बीच में है। अब देखिए कारण क्या बना कि अचानक से 60,000 लोग सियूटा शहर पहुंच गए। ये सिर्फ एक ट्रिगर मोमेंट था जो कि अराइज होता है सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया दोस्तों कि जितने भी माइग्रेंट्स सी पर इंटरसेप्ट किए जाएंगे उन्हें ऑटोमेटिकली वापस भेजा नहीं जाएगा, जो वर्तमान में बॉर्डर रिजेक्शन मैकेनिज्म है। अब यहां पर एक अलग से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, एक अलग से वर्डिक्ट दिया कि जितने भी माइग्रेंट्स को सी पर पकड़ा जा रहा है उन्हें ऑटोमेटिकली नहीं भेजा जाएगा। तो यहां पर ये एक तरीके से माइग्रेंट्स के लिए मैसेज टाइप का गया, पीओवी टाइप का वहां पर जनरेट हुआ कि अगर हम समुद्र में पकड़े गए तो हो सकता है हमारे लिए रास्ते खुल जाए यूरोपियन यूनियन में जाने के लिए वाया द स्पेन, वाया द सियोटा टेरिटरी। और होता भी वही है, यही ट्रिगर मोमेंट होता है। ये मैसेज इस तरीके से वायरल होता है कि जो मोरक्कन माइग्रेंट्स होते हैं वो सारे के सारे समुद्र में कूद जाते हैं, जो कि सियोटा के पास रहता है। भूमध्य सागर में नहीं, सियोटा के पास वाले सागर में पहुंचते हैं, और जैसे ही वो पहुंचते हैं वहां पर घुसने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जैसे ही घुसते हैं वहां पहुंचते हैं, वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती है कुछ पकड़ती है, कुछ डेथ भी हुई है, लेकिन वापस से उन्हें मोरक्कन लौटना पड़ता है क्योंकि खाने पीने की अथाह कमी हो जाती है। 45,000 माइग्रेंट्स कुछ ही घंटों में वापस भी लौट जाते हैं, क्योंकि उनने जो सोचा था वैसा वहां पर हुआ नहीं, उल्टा। यहां पर आपको एक मैसेज ये भी देखने को मिलेगा कि वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो इतनी ज्यादा एक्टिव थी कि जितने भी माइग्रेंट्स आए थे उन्हें वापस भी जाना पड़ा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आप देखिए, इंटरसेप्शन एट सी में इमीडिएट रिटर्न रिस्ट्रिक्टेड था, इसलिए तो सारे माइग्रेंट्स सी की तरफ भागे। अदरवाइज पहले होता यह था सामान्यतः कि जो जमीन क्रॉस करके जाते थे, वाया द लैंड जाते थे, उनके लिए डिफरेंट रूल अप्लाई होते थे, और जो बॉर्डर फेंस को कूद कर जाते थे उनके लिए अलग मैनर में रूल अप्लाई होते थे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सी के ऊपर दिए गए एक अलग से वर्डिक्ट नहीं इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया, जिसके कारण 60,000 माइग्रेंट्स को 60,000 माइग्रेंट्स को सियोटा शहर पहुंचना पड़ा, और वापस भी इसलिए आना पड़ा क्योंकि खाना ही खत्म हो गया था। और जैसे ही खत्म होता है और सीवियर क्राउडिंग होती है, शॉर्टेज ऑफ फूड, लिमिटेड शेल्टर, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रेजेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव अनसर्टेनिटी, तो सबके सबको वापस से मोरक्को आना पड़ता है। की रियलिटी यही है, सबको ये लग रहा था कि अगर सियोटा पहुंचते हैं तो हम स्पेन के मेनलैंड पहुंच जाएंगे और आखिरी में हम यूरोप पहुंच जाएंगे। मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो वही बात आती है, सियोटा गेटवे के साथ साथ बॉटल नेक भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सियोटा पहुंच गए तो ऑटोमेटिकली आप यूरोपियन यूनियन पहुंच गए। कोई ना कोई आपको रास्ता वहां मिल जाएगा जिसमें आपको स्पेन की नागरिकता मिल जाए, आप यूरोपियन यूनियन के नागरिक बन जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यही मिथ यहां पर बूस्ट हुआ है। अब एक चीज तो यहां समझ में आ गई कि सियोटा ने अब यूरोप की एक ऐसी अनयूजुअल बॉर्डर को एक्सपोज किया है जो पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए चिंता का विषय बन गया है। सियोटा शहर की बात की जाए तो ये 8 किलोमीटर का लैंड फ्रंटियर शेयर करता है मोरक्को के साथ। 8 किलोमीटर बहुत छोटी बॉर्डर है दोस्तों, ऐसी बॉर्डर है कि इसे आराम से फेंस किया जा सकता है, सर्वेलेंस सिस्टम यहां बनाए जा सकते हैं, बॉर्डर चेक पॉइंट्स यहां बनाए जा सकते हैं, और स्पेनिश सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर 24 घंटे अपनी निगरानी कर सकती है। और हुआ भी कुछ ऐसे ही, 8 किलोमीटर की बॉर्डर पे ये विशेषताएं मिलती है जिसके कारण अभी तक जितने भी माइग्रेंट्स हैं उन्हें लगातार रोका जा रहा है ताकि वो स्पेन में ना घुसे। मतलब आप यहां देखोगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म भी दिखेगा, लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा चैलेंज भी आपको नजर आएगा। क्यों ये अट्रैक्टिव है, सबसे बड़ा कारण है क्यों माइग्रेंट्स लगातार सियोटा शहर यूरोपियन यूनियन की तरफ भागते हैं, तो इसके पुश और पुल फैक्टर है। देखिए माइग्रेंट जो क्राइसिस होता है, माइग्रेशन जो क्राइसिस होता है, वो सिर्फ एक ही फैक्टर पर बेस नहीं होता है, उसके पीछे इकोनॉमिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, डेमोग्राफिक
फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉलिटिकल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ ही साथ जोग्राफिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आप पुश फैक्टर्स की बात करें तो लोग क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं मोरक्को? अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, पॉवर्टी के कारण, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण, कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण, क्लाइमेट स्ट्रेस के कारण, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के कारण, और अफ्रीका की बात की जाए तो इसे काला महाद्वीप इन्हीं सारे फैक्टर्स के कारण तो कहा जाता है। और सबसे नजदीक अगर अफ्रीका के लिए कुछ है तो वो है स्पेन और पुर्तगाल, जो यूरोप के बिल्कुल कोने में लोकेटेड है, जो लगभग अफ्रीका को छूते हैं। मतलब इसमें भी एक मजेदार फैक्टर ये है कि अगर आप अफ्रीकन मेनलैंड की बात करें और यूरोपियन मेनलैंड की बात करें तो ये दोनों ही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू अलग होते हैं। इन्हें सिर्फ एक समुद्र, बिल्कुल संकरा रास्ता जिसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहा जाता है, जो एक जल संधि है, ये सेपरेट करती है। तो यहां पर ये माइग्रेशन इसीलिए बढ़ते जा रहा है क्योंकि लगातार जो पुश फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं माइग्रेंट्स को पुश करने में यूरोप में। अब पुल फैक्टर की बात की जाए तो यूरोप क्यों इतने सारे माइग्रेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि यूरोप में हायर वेजेस है तुलनात्मक रूप से दूसरे देशों के, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, सोशल सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे बड़ी बात है जो अफ्रीका में आपको देखने को नहीं मिलेगी। एग्जिस्टिंग माइग्रेंट कम्युनिटीज ऑलरेडी है, परसेप्शन ऑफ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स भी है। तो यहां पर आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि कोई एक सिंगल कॉज नहीं है, बल्कि कई सारे कॉजेस है जिसके कारण माइग्रेंट्स लगातार खींचे जा रहे हैं। अब माइग्रेशन लगातार एक जियोपॉलिटिकल टूल क्यों बन रहा है? इसका सिंपल सा कारण है, जैसे कि मोरक्को मैटर करता है स्पेन को, वैसे ही स्पेन भी मैटर करता है मोरक्को को। अगर मोरक्को की बात की जाए क्यों ये जरूरी है स्पेन के लिए, तो यहां पर कई सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, माइग्रेशन कंट्रोल, काउंटर टेररिज्म, मेडिटेरेनियन सिक्योरिटी, ट्रेड, फिशरी, वेस्टर्न सहारा और बॉर्डर मैनेजमेंट। इसलिए स्पेन की मजबूरी है कि वो मोरक्को के साथ अपने रिलेशन अच्छे करके रखे ताकि मोरक्को अपने एंड पे ये समस्याएं खुद ही सॉल्व कर ले, स्पेन तक ना पहुंचे। सेम वैसे ही क्यों मोरक्को के लिए स्पेन मैटर करता है? तो अगर बात की जाए तो मोरक्को तो अफ्रीकन देश है, स्पेन यूरोपियन कंट्री है, तो मोरक्को के लिए स्पेन के साथ रिलेशन अच्छे करना मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोप के साथ रिलेशन अच्छे करना माना जाता है। तो यहां पर इसीलिए मोरक्को का भी दायित्व बनता है कि वो यूरोपियन यूनियन के जो कंसर्न है उसको एंटरटेन करे। और यहां पर देखिए स्पेन क्यों जरूरी है मोरक्को के लिए? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए, यूरोपियन मार्केट एक्सेस के लिए, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के लिए। और स्पेन के लिए एक और चीज यहां पर अपन ऐड करेंगे, सियोटा की अगर बात की जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट भी है क्योंकि ये मौजूद ही मेडिटेरेनियन सी में है। वो भी आपने देखा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास, वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जिसपे सोवरेनिटी का हक जमाता है कौन? यूनाइटेड किंगडम। तो यहां पर आपको कहानी भी समझ में आ रही होगी कि क्यों ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनते नजर आ रहा है। स्पेन फेसेस डिफिकल्ट बैलेंस बिटवीन बॉर्डर सिक्योरिटी एंड माइग्रेंट राइट्स। अब स्पेन का जो अगला चैलेंज है ना, वो हमेशा से यही रहने वाला है कि जो उसकी अफ्रीका में टेरिटरीज मौजूद है उसे वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करके चलता है। साथ ही साथ ये जो इररेगुलर माइग्रेशन है इसे वो कैसे रोकता है, साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस को वो रिस्पेक्ट भी कैसे करता है, असाइलम की प्रोसेस को वो कैसे क्लेम करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को वो कैसे कॉम्बैट करता है, और इसी बीच वो मोरक्को के साथ अपने रिलेशंस को कैसे मेंटेन करके चलता है। लेकिन बात वही है, इन सब के बीच पूरे यूरोप का जो सबसे बड़ा चैलेंज जो रहने वाला है हमेशा से, वो यही रहने वाला है कि कैसे उनकी दो टेरिटरीज नॉर्थ अफ्रीका में रोके इतने सारे चैलेंजेस को फेस कर पाती है। फिर भी आप दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि भारत का भी एक हिस्सा ऐसा है जो लगातार इसी तरीके के माइग्रेंट से हमेशा परेशान रहता है, जिसका नाम है बांग्लादेश के साथ जो हमारी बॉर्डर शेयर होती है वेस्ट बंगाल की। ठीक है, इसी तरीके से आपको नहीं लगता है कि भारत को भी अपनी फेंसिंग को इतना स्ट्रांग कर देना चाहिए ताकि भारत में भी ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है इसे भी रोका जाए? आपको नहीं लगता कि भारत को भी कुछ इसी तरीके के नियमों की आवश्यकता है जिसके कारण भारत में भी ये जो माइग्रेशन बढ़ते जा रहा है, रेफ्यूजीज जो भारत में आते जा रहे हैं, इसे भी रोका जाए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद एक बार फिर से आप सभी को।